हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि तुम सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होगे। इंसानों द्वारा सबसे पावरफुल मशीन अब तक का कौन सा बनाया हुआ है? तो ऑब्वियसली तुम्हारे मन में आता होगा रॉकेट्स। तुम बिल्कुल सही हो। ये रॉकेट्स मिलियंस ऑफ पाउंड थ्रस्ट जनरेट करते हैं अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए। अब तुम्हारे मन में आता होगा कि सर ये काम कैसे करते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली ये बहुत ही वैलिड सवाल है। तुम शायद सोचते होगे कि सर इन रॉकेट्स के अंदर हजारों टन फ्यूल है, इसको बर्न करते हैं, फिर वो बर्न करने से आग निकलती है, आग पैदा होती है और वो आग रॉकेट को पुश करती है अर्थ के अगेंस्ट में। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रॉकेट को पुश होने के लिए अर्थ की कोई जरूरत नहीं है, इवन हवा की भी जरूरत नहीं है रॉकेट को पुश होने के लिए। वैक्यूम में भी रॉकेट परफेक्टली काम करते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? इसके पीछे कोई एडवांस कंप्यूटर कोड नहीं है, इसके पीछे कोई फ्यूचरिस्टिक या फिर मिस्टीरियस कोई फ्यूल नहीं है, ऐसा फ्यूल की मैंने वैक्यूम में भी काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। यही नॉर्मल फ्यूल ही यूज करते हैं रॉकेट्स में, हाइड्रोजन यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है, और सॉलिड फ्यूल भी यूज करते हैं। तो इसके पीछे एक फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है जिसको सर आइजक न्यूटन ने बताया और उसको नाम रखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक सिंपल से बलून के सहारे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी लॉ के वजह से रॉकेट्स फ्लाई करते हैं, स्पेसशिप इतने दूर तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इसी लॉ के वजह से। और भी बहुत सारे लॉज इसमें इन्वॉल्व है, बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट है रॉकेट में, ठीक है। तो इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मेरे पास एक बलून है और ये एक पेंसिल का कवर है। मैंने इस धागे के अंदर इस पेन के कवर के अंदर से एक धागे को पार कराया है और ये धागा हॉरिजॉन्टल है। मैंने पूरी कोशिश की है इसको हॉरिजॉन्टल बनाए रखने की, ठीक है बच्चों। अब मैं इस पेन के कवर से इस बलून को चिपका दूंगा। ये मैंने टेप ले लिया है। अब इसको चिपका दिया, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों मैं इसका नोजल छोड़ूंगा ना, होगा क्या मैं बताता हूं। देखो बच्चों, इसके अंदर हवा है, ठीक है, और वो हवा इस बलून के जो वाल से, ये बलून का जो वाल है उसको स्ट्रेच आउट किया हुआ, मतलब हवा बलून को, उसके वाल को धक्का दे रहा है, ठीक है। बलून के वाल को धक्का दे रहा है हवा, बदले में बलून का जो वाल है उसको अपोजिट धक्का दे रहा है। बट मैंने उसका नोजल बंद करके रखा है तो वो हवा स्केप नहीं कर पा रहा, ठीक है। हवा पहले बलून के वाल को धक्का दे रहा है, स्ट्रेच आउट किया हुआ है, बट उसके रिएक्शन में ये जो वाल है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट हवा को धक्का दे रहा, बट मैंने नोजल बंद करके रखा है, इसीलिए अभी वो हवा स्केप नहीं कर पा रहा। जैसे ही मैं नोजल को छोड़ूंगा, वाल जो धक्का दे रहा है, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन दे रहा है, वो एक ही नोजल, छोटा सा नोजल के थ्रू पास आउट हवा जो है एक साथ फुल फोर्स के साथ स्केप होने की कोशिश करेगा। आपने देखा? तो इसमें वही है बच्चों, ये बलून है, इस बलून में क्या हमने देखा कि मैंने हवा भरा, वो हवा बलून के वाल को स्ट्रेच्ड आउट किया, यानी हवा बलून के वाल को फोर्स दिया,
ठीक है। और बदले में बलून का जो वाल है हवा को इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दिया। इसी लॉ के आधार पे रॉकेट्स फ्लाई करते हैं। जैसे रॉकेट्स के अंदर हजारों टन फ्यूल होता है, वो एक चेंबर में होता है, ठीक है। उस चेंबर के अंदर जो फ्यूल होता है वो हाईली प्रेशराइज्ड होता है, वो फ्यूल हाईली प्रेशराइज्ड होता है, उसके उस चैम्बर के अंदर थोड़ा भी जगह नहीं होता। जैसे ही हम उस चैम्बर में उस फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो वो एक मैसिव गैस जनरेट करता है। वो गैस उस चैम्बर के अगेंस्ट काम करता है, उसका अर्थ के सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। वो गैस जो क्रिएट होता है जलाने से, उस चैम्बर के अंदर जो गैस क्रिएट होता है वो गैस चैम्बर के वॉल्स के अगेंस्ट पुश करता है रॉकेट को। तो यही है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। मान लो एक ट्रक है और एक ट्रक एक दीवार है, वाल है, उस वाल के साथ सीधा टकरा जाता है। अब दीवार टूट गया। तुम बोलोगे सर ट्रक ने 10,000 न्यूटन फोर्स लगाया, बदले में दीवार ने भी तो 10,000 न्यूटन फोर्स लगाया होगा, पर दीवार टूटा क्यों? दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो दीवार क्यों टूटा? दीवार ने भी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया, 10,000 न्यूटन ही दिया। बट बच्चों तुम इसमें एक चीज मिस्टेक करते हो। सेम एंड इक्वल फोर्स का यह मतलब नहीं है कि सेम रिजल्ट। मतलब जो वॉल की कैपेसिटी है वो 10,000 न्यूटन फोर्स झेलने की नहीं होगी, बट वो ट्रक की कैपेसिटी 10,000 न्यूटन झेलने की है। वो मटेरियल जो है, मतलब जो हमारा वॉल जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी वो 10,000 न्यूटन फोर्स झेलने की कैपेसिटी नहीं है। बट ये सही है कि अगर ट्रक 10,000 न्यूटन फोर्स जनरेट कर रहा है उस दीवार के साथ टकरा के, तो दीवार भी अपोजिट उतना ही 10,000 न्यूटन फोर्स ही ट्रक को देगा। ट्रक का बम्पर इसीलिए थोड़ा बहुत डैमेज तो होगा, ठीक है, बट दीवार की कैपेसिटी नहीं है 10,000 न्यूटन फोर्स जो ट्रक द्वारा दिया जा रहा है उसको झेलने की। इसीलिए दीवार टूटता है, बिकॉज वो मटेरियल किस चीज से बना हुआ है। ये पहला नियम बच्चों, ये पहला सोचने का तरीका थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। और एक दूसरा चीज है इसमें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आ जाता है। तुम जरा सोचो कि ट्रक फोर्स दे रहा है, ठीक है, और बदले में जो दीवार है उसका ग्राउंड से जो जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से वो जुड़ा हुआ कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो उसका एक 100% कोई स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो जैसे ही ट्रक उसको फोर्स देता है तो अपोजिट में बदले में वाल भी अपना स्ट्रेंथ शो करता है, बट ट्रक का फोर्स ज्यादा हो जाता है तो नेट फोर्स उसको मजबूर कर देता है टूटने के लिए। तो नेट फोर्स वॉल के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक समझ आया। और एक एग्जांपल देता हूं, अंडा। मैं एक अंडे को दीवार में फेंकता हूं तो अंडा टूट जाता है, पर दीवार का कुछ नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ तो फेल हो गया। भाई दीवार भी ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन दे रहा है अंडे के, तो अंडा क्यों टूटा? दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक दूसरे को दे रहे हैं, ये सही है, बट मटेरियल दीवार किस चीज से बना है और अंडा किस चीज से बना है? अंडा बहुत ही फ्रेजाइल होता है। वो अंडा बहुत ही फ्रेजाइल होता है, इसीलिए वो हो सकता है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स भी झेल नहीं पाया, ठीक है। दीवार द्वारा जो फोर्स दिया गया वो झेल नहीं पाया, इस वजह से वो अंडा टूटा, ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया। इसमें समझ आ रहा बच्चों? तो न्यूटन का थर्ड लॉ
ये है। ये लॉ रॉकेट्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, रॉकेट्स को फ्लाई करने के लिए। अभी हाल ही फिलहाल आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्काई रूट, जिसने अपना रॉकेट खुद बनाया विक्रम 1 और उसको लॉन्च भी किया। तो लॉन्च होने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हर रॉकेट को लॉन्च करने से पहले न्यूटन के तीनों लॉज का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने बताया था कि रॉकेट नॉर्मली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्योंकि रॉकेट जैसे ही लिफ्ट अप करता है वो वेलोसिटी उसका चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है उसमें जबरदस्त, तो वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है, यानी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक बात बताओ बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज कैसे काम करेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ से आ गया यहाँ पे? इवन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रॉकेट में काम आते हैं। बट मैंने तो बताया था भाई रॉकेट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ज्यादातर टाइम के लिए, ठीक है। एक टाइम जब वो स्पेस में पहुंच जाता है, जब इंजन ऑफ हो जाता है, तब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। बट जब हम जमीन से उसको लिफ्ट अप कराते हैं तब तो मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और मैंने बोला था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज काम नहीं करते, इसमें तो काम आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज को काम करने के लिए हम एक सूडो फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। तुम एक कार में बैठे हुए हो, ठीक है, तुम एक कार में बैठे हो, एक हाथ में तुम्हारा बॉल है, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुम उसको ऊपर की ओर उछालते हो तो वो गेंद वापस आके तुम्हारे हाथ में आके गिरेगी। बट कार को मैंने सडन स्पीड में ले आया, एक्सेलरेशन कर दिया, दे दिया कुछ एक्सेलरेशन, तो अब गेंद को अगर तुम उछालते हो तो गेंद तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी, तुम्हारे बैक सीट में जाएगी। तो वो कौन सा फोर्स है? जो मैंने तो गेंद को सिर्फ ऊपर उछाला था, मैंने उसको पीछे तो नहीं उछाला था, तो वो जो पीछे लेके गया उसको, वो सूडो फोर्स है बच्चों। तो सूडो फोर्स का यूज करके हम न्यूटन के तीनों लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको मैथमेटिकल थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि न्यूटन के तीनों लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सही से काम करें। हालांकि वो परफेक्ट काम करते हैं सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बट हमको जरूरत है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वो तीनों लॉज, तो हम उनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। उसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी बच्चों। मैं किसी और दिन उस टॉपिक को लेके पूरा डिस्कस करूंगा कि तीनों लॉज, न्यूटन के तीनों लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको मैथमेटिकल चेंजेस थोड़ा करना पड़ेगा, तो वो मैं किसी और टॉपिक में बताऊंगा आपको। फिलहाल मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि बलून तो मैंने फुला के आपको बता दिया, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, और यही लॉ रॉकेट को फ्लाई कराने के लिए भी हम यूज करते हैं। बट एक रॉकेट को फ्लाई कराना और एक बलून को मैं दिखाया कि कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज हुआ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस है। ये बलून है, वो स्टील का बना हुआ एक रॉकेट है, लेकिन इनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मालूम है बच्चों क्या है? कि इस बलून के अंदर मैंने अपने मुंह से हवा भरा, इसके अंदर जो गैस आया वो मैंने भरा, लेकिन रॉकेट के अंदर हम गैस नहीं भरते, रॉकेट के अंदर हम फ्यूल भरते हैं और उस फ्यूल को हम बर्न करते हैं। वो बर्न होने से जो गैस निकलती है, तब जाके वो गैस चैम्बर के साथ
टकराता है और फिर चेंबर ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन देता है और वो गैस बाहर आने की कोशिश करता है नोजल से, तब फ्लाई करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। मैंने बैलून को गैस या हवा दिया अपने मुंह से, बट हम इतने बड़े रॉकेट को कैसे इतना गैस सप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए हम फ्यूल को जलाते हैं और उस जलाने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होता है, उस गैस के बदौलत वो रॉकेट उड़ पाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।